हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे CDP प्रैक्टिस 3। रीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यूपी टेट, सी टेट या ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शैक्षणिक समायोजन का मार्ग है? ऑप्शन मानव शक्ति मार्ग, सामाजिक मांग मार्ग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका शैक्षणिक समायोजन मार्ग है, शैक्षणिक समायोजन का मार्ग है, उसके लिए ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, जैसे मानव शक्ति मार्ग और सामाजिक मार्ग। देखो, जब कोई बच्चा है, यदि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है कि उसके अंदर भी जो आंतरिक शक्ति भी मजबूत होती है और उसकी जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं वो भी बाहर की तरफ निकलती हैं, उजागर होती हैं और बाहर की तरफ उसे दिशा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और सामाजिक मार्ग से मतलब है, जब बच्चा शैक्षणिक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वह समाज के लिए भी तो अपने आप का भी विकास करेगा और समाज का भी विकास करेगा, तो समाज के लिए भी तो एक अच्छा नागरिक बनकर तैयार होगा और समाज को विकसित करेगा। इसलिए ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक स्वतः प्रक्रिया है, या उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि आदत क्या है, कोई कार्य की पुनरावृत्ति है और यह एक स्वतः प्रक्रिया है। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है, वह चाहे वो उसे अपनी इच्छा से करे या अनिच्छा से करे, ठीक है, अपनी इच्छा से करे या अनिच्छा से करे, लेकिन जब किसी बार बार किसी कार्य की पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है किसी कार्य को, तो क्या होता है, वो उसकी आदत बन जाती है। ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्वतः प्रक्रिया होती है, जब आपको आदत बन जाती है किसी कार्य को बार बार दोहराने की, बार बार उस कार्य को करने की, तो क्या होता है, एक ही प्रकार का रिजल्ट आपके सामने आता है, तो फिर ये प्रक्रिया स्वतः होने लगती है। इसलिए आदत क्या है, कोई भी कार्य की पुनरावृत्ति है और यह एक स्वतः यानी कि खुद से अपने आप से होने वाली एक प्रक्रिया है। मान लीजिए आपको बार बार ये कहने की आदत पड़ गई है, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो आपकी वो शब्द आदत बन जाता है और आप जहाँ ज़रूरत नहीं है फिर भी उस वर्ड को बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आदत क्या है, पुनरावृत्ति है किसी कार्य की और स्वतः प्रक्रिया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अभ्यास कौशल नहीं है? ऑप्शन टिप्पणी लिखना, विश्व विज्ञान कोश में जानकारी लेना, प्राथमिक विवरण लिखना, शब्दकोश का उपयोग करना। तो कौन सा अभ्यास कौशल नहीं है? देखो, टिप्पणी लिखना भी अभ्यास कौशल है, विश्व विज्ञान कोश में से जानकारी लेना भी अभ्यास कौशल है, और शब्दकोश का उपयोग करना भी अभ्यास कौशल है। लेकिन प्राथमिक विवरण लिखना क्या है, ये अभ्यास कौशल नहीं है, और यहाँ पर यही सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पर यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, किसी यहाँ पर कोई चीज़ की टिप्पणी लिख रहे हैं, आप बार बार किसी चीज़ की टिप्पणी लिख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका उस काम में क्या है, अच्छा कौशल प्राप्त होगा। आपका अभ्यास कौशल बार बार जब आप करेंगे तो उस कार्य में आप निपुण हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही विश्व विज्ञान कोश में से जानकारी लेना, यदि आप किसी कार्य के विज्ञान कोश में से जानकारी ले रहे हैं तो उसके लिए भी आप बार बार निरंतर अभ्यास करेंगे, तो उसमें भी आपकी पहले से अच्छी स्थिति होती चली जाएगी। वैसे ही शब्दकोश का उपयोग करना है, यदि डिक्शनरी है उसका उपयोग कर रहे हैं, बार बार नए नए शब्दों को आप ले रहे हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं, तो वो भी आपके बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विवरण लिखना ये आपका अभ्यास कौशल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 का एक बालक गणित में कम अंक लाने का दोष अध्यापक और परीक्षक को देता है, इसमें बालक द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति होगी। तो ऑप्शन है प्रक्षेपण, युक्तिकरण, क्षतिपूर्ति, दमन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रक्षेपण। देखो, यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी कार्य को करता है और उसमें उसे असफलता हासिल होती है, तो वह दूसरे पर उसका आरोप लगाता है, तो इसका मतलब यह है कि वह प्रक्षेपण विधि का या प्रक्षेपण युक्ति का यूज कर रहा है, जिससे वह उससे क्या होता है, जो उसके साथ तनावग्रस्त स्थिति आती है वह उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, और आपकी जो है रक्षा युक्ति बहुत सारी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी मैं एक स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। एक आपने वो कहानी सुनी होगी, जो लोमड़ी थी, लोमड़ी वाली, और वो क्या करने जाती है, लोमड़ी अंगूर खाने के लिए जाती है, अंगूर खाने लिए जाती है ना पेड़ से, तो अंगूर जब उसके हाथ नहीं आते तो वो क्या कहती है, अरे यार अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहती है? क्योंकि वो उसके हाथ नहीं आते और फिर उसे तनाव ना हो उस चीज़ का कि मेरे अंगूर हाथ नहीं आए, उसके माइंड में वो चीज़ उसे डिस्टर्ब ना करे, टेंशन ना हो उसे, तो फिर वो क्या करती है, अंगूर खट्टे हैं मतलब अंगूरों पर प्रक्षेपण लगा देती है, दोष लगा देती है कि अंगूर खट्टे हैं, और खुद उस रक्षा युक्ति का प्रयोग करके तनाव से मुक्ति पा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? ऑप्शन जिम्मेदारी का बोध,
ऑप्शन क्या है? जिम्मेदारी का बोध, सत्य बोलना, सहकारिता, आज्ञा पालन। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञा पालन। तो एक विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? आज्ञा पालन होती है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसे जिम्मेदारी का बोध है, बट वो अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की या अपने गुरुजन की, अपने से बड़ों की यदि जिम्मेदारी का बोध होने के बाद भी यदि आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं कहलाएगा। सत्य बोलना, वह सत्य बोलता हो बट फिर भी अपने अध्यापक, अपने गुरुजन, अपने बड़ों का यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करे तो भी उसकी वो सत्य बोलना वो आदत भी उसकी इग्नोर कर दी जाती है। लेकिन यदि आज्ञा का पालन करता है कि गुरुजी ने कहा सत्य बोलना चाहिए तो वह सत्य बोलेगा। गुरुजी ने कहा कि आपको आज से टाइम से स्कूल आना है तो वो गुरुजी की, अपने पेरेंट्स की या माता पिता ने घर में जो भी आज्ञा दी थी उसका पालन किया तो स्टूडेंट्स कैसा हो जाएगा? विद्यार्थी कैसा हो जाएगा? एक कुशल और सबसे अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा। इसलिए विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आज्ञा का पालन करना। ये एक आदर्श विद्यार्थी की भी निशानी होती है कि वे अपने बड़ों का, गुरुजनों का, अपने माता पिता का ईमानदारी से उनकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल में आते हैं। उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। अपने छात्र को उस महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपने छात्र को उस महिला से माफ़ी मांगने के लिए आप कहेंगे क्योंकि वह महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो आप ये काम करेंगे तो आप सबसे अच्छे शिक्षक कहलाएंगे क्योंकि उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे और अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं ऐसा मानेंगे तो ये गलत होगा क्योंकि गलती यदि की है उसके सामने आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे बच्चे के सामने तो बच्चा क्या है कि उसके सामने वही मॉडल आ जाएगा, फिर वह भी आगे अपनी गलतियाँ स्वीकार नहीं करेगा। उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। नहीं, बहस नहीं करेंगे आप क्योंकि विद्यार्थी के सामने आपको भी एक आदर्श शिक्षक बनना है और आदर्श शिक्षक जब आप बनेंगे तभी आपके स्टूडेंट्स भी आदर्श होंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट्स यही है कि आप अपने छात्र को उस महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सम्मान प्राप्त करने के लिए सम्मान प्रदान करना आवश्यक है, यह कथन है सामाजिक संदर्भ में, व्यापारिक संदर्भ में, सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में तथा अन्यत्र पर समान रूप से। तो देखो, सम्मान प्राप्त करने के लिए सम्मान प्रदान करना आवश्यक है किसमें? विद्यालय में तथा अन्यत्र पर समान रूप से। यदि आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी सामने वाला सम्मान ही देगा। यदि आप किसी को 1% सम्मान देंगे तो आपको वहाँ से 2% सम्मान मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सम्मान प्राप्त करने के लिए सम्मान प्रदान करना आवश्यक है। ठीक है, यह कथन विद्यालयों में तथा अन्यत्र स्थानों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कारण से छात्र में चिंताएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऑप्शन: छात्राओं के साथ असंतुलित व्यवहार, छात्रों में हताश युक्त भावना का संप्रेषण, छात्रों के आत्मविश्वास पर वज्रपात, छात्रों की दयनीय स्थिति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के आत्मविश्वास पर वज्रपात। तो छात्रों के आत्मविश्वास पर वज्रपात कारण से छात्र में चिंताएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि छात्रों के आत्मविश्वास पर यदि आप वज्रपात करते हैं तो कभी भी छात्रों में उस आत्मविश्वास जो है उनका, उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचती है और विद्यार्थी हताश हो जाते हैं। यदि वह किसी कार्य को करने के लिए तत्पर भी हैं और आपने ये कह दिया कि आप इसे नहीं कर सकते तो फिर वो हताश हो जाएंगे और उनके आत्मविश्वास पे जैसे ही चोट आपकी लगेगी तो क्या है कि उनके अंदर जो है चिंताएं उत्पन्न होंगी जो स्वाभाविक होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी स्टूडेंट को जब आप शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो उसे हमेशा यही कहना है कि शाबाश, आप ये कर सकते हो, ये कार्य कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, जिससे वह उस कार्य को करने के लिए उत्साहित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कौन से शहर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लाहौर शहर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर 100 से भी अधिक कॉलेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डैश में स्थापित हुआ था। तो 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन है पेशावर, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लामाबाद। 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस्लामाबाद में स्थापित हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब इस्लामाबाद में एक कॉलेज स्थापित हुआ था तो वहाँ पर क्या हुआ था कि इसको 1974 में पूर्ण रूप से
अनुदान दिया गया और इसको मान्यता भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने, कबीर ने, रामानंद ने या राजा राम मोहन राय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे और इनको स्टूडेंट्स भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं और इनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय समाज में और धार्मिक पुनर्जागरण में इनका एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इन्होंने क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक के साथ साथ भाषाई जो प्रवर्तक थे, भाषाई प्रेस के प्रवर्तक भी इनको माना जाता है और जन जागरण, सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता और बंगाल में इन्होंने नव जागरण युग स्टार्ट किया था, इसलिए इनको बंगाल में नव जागरण युग का पितामह भी कहते हैं। ठीक है, नव जागरण का पितामह है, नव जागरण युग का पितामह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंगाल में नवजागरण युग का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय विश्वविद्यालयों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति डैश होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं प्रबंधक, कुलाधिपति, प्राचार्य, प्रभारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय विश्वविद्यालयों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कुलाधिपति होते हैं। तो पाकिस्तान में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वही जो संघीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति क्या होते हैं? कुलाधिपति भी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ही संघीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सत्यानंद और ऑप्शन डी है कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, और इनको जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने इसकी स्थापना कब और कहाँ पर की, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने मुंबई में की थी, इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। और कब की थी? 1875 में और 10 अप्रैल 1875 में की थी। ठीक है, कब की थी? 10 अप्रैल 1875। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में की थी और कहाँ की थी? मुंबई में की थी। और ये दयानंद सरस्वती जो हैं, इनको एंग्लो वर्नाक्यूलर विश्वविद्यालयों और गुरुजनों के द्वारा प्राचीन संस्कृति और इतिहास का भी प्रचार करने वाले माना जाता है। ठीक है, और इनको राजनीतिक आंदोलन व पुनर्जागरण में योगदान भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो घर से ही ट्यूशन देना प्रारंभ करोगे, नौकरी मिलने तक घर पर ही रहोगे, दूसरी नौकरी लोगे या अध्यापन के लिए अर्जियां भेजते रहोगे? तो देखो, यदि आपको शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती तो आप अध्यापन के लिए अर्जियां भेजते रहोगे। ठीक है, जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती या आपको नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक आप क्या करेंगे कि बार बार अध्यापन के लिए अर्जियां भेजते रहेंगे। इससे क्या होगा, एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और आप एक अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस विधि में निष्कर्ष निकालने के लिए वर्तमान ज्ञान का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं इसके निगमनात्मक तर्कणा विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रत्यक्षवाद विधि, आगमनात्मक तर्कणा विधि। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगमनात्मक तर्कणा विधि निष्कर्ष निकालने के लिए वर्तमान ज्ञान का उपयोग किया जाता है इस विधि में। ठीक है, देखो, मान लो कि कोई बच्चा है और उससे आपने कह दिया कि तुम एक नश्वर प्राणी हो, तुम एक कैसे प्राणी हो? नश्वर प्राणी हो। उसके पास में वर्तमान ज्ञान क्या था कि तुम एक नश्वर प्राणी हो, लेकिन उसने फिर क्या सोचा कि जब मैं एक नश्वर प्राणी हूँ तो इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी लोग हैं सब नश्वर प्राणी हैं। तो उसके पास पहले वर्तमान ज्ञान था कि वह एक नश्वर प्राणी है। ठीक है, तभी तो उसने ये कह दिया कि सोच लिया या ये कह दिया कि इस दुनिया में, इस संसार में सभी क्या हैं? नश्वर हैं, सभी प्राणी नश्वर हैं। ठीक है, तो उसने अपने वर्तमान ज्ञान का उपयोग करके क्या किया? निगमनात्मक तर्कणा विधि पर वो पहुंच गया या फिर निष्कर्ष निकाल लिया। ठीक है, तो निगमनात्मक तर्कणा विधि निष्कर्ष निकालने के लिए वर्तमान ज्ञान का उपयोग करती है। ठीक है, ये आपके आज के सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। एंड आउट ऑफ 15 आपके कितने ठीक हुए, आप ये कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताकर जाएंगे।